कक्षा 12वीं जीव विज्ञान का तीसरा चैप्टर है जनन और स्वास्थ्य। तो इसके जो प्रश्न उत्तर बोर्ड परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट हैं उसको देखिए। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, स्त्रियों के शरीर से फैलोपियन ट्यूब को अलग करना कहलाता है। तो इस क्रिया को कहा जाता है ट्यूबेक्टॉमी। अब यहाँ फैलोपियन ट्यूब लिखा हो या अंडवाहिनी लिखा हो, आपको समझ लेना है, दोनों एक ही चीज होती हैं। फिर दूसरा प्रश्न देखिए, आबादी की सर्वाधिक वृद्धि का प्रमुख कारण क्या है? तो ये है कम मृत्यु दर, जो ए वाला पॉइंट है। इसके बाद देखिए तीसरा प्रश्न, एड्स फैलता है, तो एड्स रोग फैलता है वायरस से, तो यहाँ पर ये सही है। फिर अगला प्रश्न है, यौन संक्रमित रोगों के कारक होते हैं, तो सामान्यतः ये विषाणु होते हैं या वायरस। इसके बाद है अगला प्रश्न, अल्कोहल से सर्वाधिक प्रभावित अंग है, तो अल्कोहल से ज़्यादा प्रभावित होता है लीवर या यकृत। इसके बाद है विश्व की जनसंख्या वृद्धि दर क्या है? तो ये है 2%। अब देखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। इसमें मानव जनसंख्या का सांख्यिकीय अध्ययन खाली स्थान कहलाता है, तो इसे कहा जाता है डेमोग्राफी। फिर है दूसरा प्रश्न, किसी समष्टि में एक निश्चित अवधि में जीवों का आना और बाहर जाना खाली स्थान कहलाता है, तो इस क्रिया को कहते हैं प्रवासन। फिर अगला है, शुक्राणु नली को काट कर बंद करना खाली स्थान कहलाता है, तो इसे कहा जाता है वैसेक्टॉमी। फिर है जन्म दर एवं अप्रवासन जनसंख्या घनत्व में खाली स्थान करते हैं, तो ये वृद्धि करते हैं। फिर है संशोधित जन्म दर, खाली स्थान जन्म दर से अधिक होती है, तो ये अशोधित जन्म दर से अधिक होती है। फिर है बालिकाओं में बालकों की अपेक्षा खाली स्थान परिपक्वता आती है, तो उनकी अपेक्षा जल्दी परिपक्वता आती है। फिर है भारत का पहला देश है जिसने खाली स्थान स्वास्थ्य देखभाल को सन 1951 में सामाजिक रूप से लाया, ये प्रजनन और एवं स्वास्थ्य देखभाल को लाया। फिर है नौवां प्रश्न, एमनियोसेंटेसिस में लिंग निर्धारण खाली स्थान गुणसूत्र के निरीक्षण द्वारा किया जाता है, तो ये लिंग गुणसूत्र द्वारा किया जाता है। फिर है प्रसव के ठीक बाद महिलाएं खाली स्थान अनार्तव मासिक धर्म का अनुभव करती हैं, तो ये होता है स्तनपान संबंधी। अब यहाँ प्रश्न है, सही जोड़ी बनाइए। तो चलिए देखते हैं, इसमें है एस आकृति का वक्र, तो इसको हम बोलेंगे ये लॉजिस्टिक है, वक्र है। इसके बाद के सीमा स्थिरांक, तो ये कहलाती है संतृप्ति अवस्था। फिर है शुक्राणु रसायन, तो ये होता है जन्म नियंत्रण की विधि। इसके बाद यहाँ पर देखिए माल्थस 2009, तो ये जो हैं ये जनसंख्या से संबंधित हैं। फिर है वास्तविक मृत्यु दर, तो ये है D/P/1000, माने डेथ रेट पॉपुलेशन और गुणे 1000। अब यहाँ पर अगली जोड़ी भी देख लीजिए, तो माल्थस हैं। तो माल्थस का जो है ये जनसंख्या पर निबंध है। इसके बाद है वैसेक्टॉमी, तो जो वैसेक्टॉमी होती है ये पुरुष नसबंदी है। इसके बाद है ट्यूबेक्टॉमी, तो जो ट्यूबेक्टॉमी होती है वो स्त्री नसबंदी है या जनसंख्या नियंत्रण का साधन है। फिर चौथा है जनगणना, तो जनगणना को तो सेंसस बोलते हैं अंग्रेजी में। फिर पांचवा है एमनियोसिंटेसिस, इसके द्वारा लिंग का परीक्षण किया जाता है। फिर आईयूसीडी, तो ये एक तरह का कॉपर टी है, इंट्रा यूटेरिन कंट्रिसिपेटिव डिवाइस। अब देखिए ये प्रश्न है, इनके उत्तर हमको लिखना है। दो ऐसे कारण दीजिए जिनसे जनसंख्या अनियंत्रित रूप से बढ़ जाती है। एक है कम उम्र में विवाह, दूसरा है अशिक्षा। ऐसे कोई भी दो कारण आप लिख सकते हैं। फिर है आईयूसीडी का पूरा नाम लिखिए। आई का मतलब है इंट्रा यूटेरिन,
और ये कंट्रासेप्टिव, और ये हो गया डिवाइसेस। इसके बाद है अगला प्रश्न, माला डी और एन में कौन सी रासायनिक गर्भ निरोधक पाया जाता है? तो उसमें एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन पाया जाता है। फिर है कंडोम के उपयोग से कोई एक लाभ लिखिए। तो कंडोम से यौन संचरित रोगों से बचाव होता है। फिर इसके बाद हफ्ते में एक बार लेने वाली गर्भ निरोधक गोली का नाम क्या है? तो इसका नाम है सहेली। फिर यहाँ पर छठवां प्रश्न देखिए, एसटीडी का संपूर्ण रूप लिखिए। तो एस का मतलब होता है सेक्सुअली, टी का मतलब ट्रांसमिटेड, और डी का मतलब डिसीज। तो इस तरह से अंग्रेजी में भी लिख सकते हैं या हिंदी में लिख सकते हैं, यौन संचारित रोग। फिर है विवाह की वैधानिक आयु स्त्री और पुरुष के लिए क्या है? तो स्त्री की 18 वर्ष और पुरुष की है 21 वर्ष। इसके बाद यहाँ पर अगला प्रश्न है, दो एसटीडी के नाम लिखिए जो संदूषित रक्त से संचारित होते हैं। तो एक होता है एड्स और दूसरा होता है हेपेटाइटिस बी। अब यहाँ पर अगला प्रश्न है, लैंगिक संपर्क से होने वाले कोई दो रोगों के नाम बताइए। तो एक होता है सुजॉक, इसको आप गोनोरिया भी लिख सकते हैं, और दूसरा होता है सिफिलिस। इसके बाद अगला देखिए 10वां है, एचआईवी और एड्स का संपूर्ण रूप लिखिए। तो एचआईवी का मतलब है, एच का मतलब ह्यूमन, आई का मतलब इम्यूनो डेफिशिएंसी, और वी का मतलब है वायरस। एड्स का है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। इस तरह से इसका फुल फॉर्म है। इसके बाद देखिए, जिफ्ट का पूरा नाम लिखिए। तो इसको दो तरह से लिख सकते हैं, हिंदी में लिखेंगे तो ये है युग्मनज अंतः डिम्बवाहिनी स्थानांतरण। अंग्रेजी में है, जेड से है जाइगोट, आई से है इंट्रा, फिर एफ से है फेलोपियन ट्यूब ट्रांसफर। इस तरह से इसका फुल फॉर्म है। फिर है पुरुष में नसबंदी की शल्य क्रिया को क्या कहते हैं? तो ये कहलाती है वैसोक्टॉमी। फिर है किसी इकाई क्षेत्रफल में पाई जाने वाली मानव संख्या कहलाती है? तो ये कहलाता है जनसंख्या घनत्व। इसके बाद देखिए, 2 अंक के प्रश्न जो परीक्षा में पूछे जाते हैं उन पर डिस्कशन करते हैं, और ये सभी प्रश्न जो परीक्षा में आते हैं बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है वही हैं। इनको आप लिख करके समझ करके और अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। फिर यहाँ पर परख नली शिशु किसी कैसे प्राप्त करते हैं, इसको देखते हैं। तो ये परीक्षा में परख नली शिशु आ जाए या टेस्ट ट्यूब बेबी आ जाए, तो यही आपको लिखना है, ये सेम ही चीज़ है। तो स्त्रियां जब गर्भ धारण करने योग्य नहीं होती हैं, उस स्थिति में परख नली शिशु तकनीक का उपयोग किया जाता है। स्त्रियों के अनिषेचित अंडाणु को एंटीसेप्टिक स्थिति में निकाला जाता है। इस अंडाणु को परख नली में लेकर शुक्राणु द्वारा निषेचन की क्रिया कराते हैं। निषेचित अंडाणु से विदलन क्रिया द्वारा 32 कोशिकीय अवस्था वाला भ्रूण बनता है, जिसे ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। इस 32 कोशिकीय भ्रूण का रोपण स्त्रियों के गर्भाशय में कर दिया जाता है, जहां पर इस भ्रूण का अगला विकास होता है, और इससे जो शिशु बनता है उसे ही टेस्ट ट्यूब बेबी कहा जाता है। तो ये पूरी क्रिया टेस्ट ट्यूब बेबी है। इसमें स्त्री का अंडाणु निकालते हैं, उसके पुरुष साथी का शुक्राणु निकालते हैं, बाहर टेस्ट ट्यूब में उनका निषेचन कराते हैं। निषेचन के बाद जब 32 कोशिका का हो जाता है, ब्लास्टोमियर, है ना, या उसी को हम ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं, तो उसे फिर स्त्री के गर्भाशय में रोपित कर दिया जाता है, जहाँ पर उसका विकास होता है। और जब वो बच्चा जन्म लेता है तो इस क्रिया से उत्पन्न बच्चे को या इस क्रिया को टेस्ट ट्यूब बेबी कहा जाता है। इस तरह से अपने शब्दों में इसको लिखना है समझ करके। अब यहाँ पर अगला है गिफ्ट क्या है? तो चलिए गिफ्ट को समझते हैं। इसका पूरा नाम है गैमिट। जी का मतलब गैमिट है, आई का मतलब इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। तो इसमें देखिए, यह गर्भ निरोधन की आधुनिक तकनीकी है। वास स्विम तकनीक द्वारा शुक्राणुओं को अंडाणुओं के पीछे कैथेटर में संग्रहित किया जाता है। यह संपूर्ण क्रिया स्त्रियों के फैलोपियन नलिका में होती है। निषेचन क्रिया शुक्राणुओं की शुक्राणुओं की संख्या कम होने पर पूर्ण
नहीं होती है, तो इस क्रिया को हम गिफ्ट कहते हैं। अब ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, अक्सर आता है ट्यूबेक्टोमी और वैसेक्टोमी को समझाइए। और आपको ये भी समझना है जो बड़े क्वेश्चन हैं उसी से जो है विकल्प वाले, खाली स्थान वाले, सत्य सत्य वाले ये बनते हैं। तो किसी भी फॉर्मेट में कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, तो इस हिसाब से पढ़िए कि किसी भी फॉर्मेट में आए, कितना भी आए, आपसे बन जाए। जैसे यहाँ ट्यूबेक्टोमी और वैसेक्टोमी है, तो हो सकता है अकेले ट्यूबेक्टोमी आ जाए, हो सकता है अकेले वैसेक्टोमी आ जाए, और हो सकता है कि दोनों आ जाए, हो सकता है दोनों में अंतर आ जाए। तो इसी तरह से आपको इसको बना के और समझा के लिखना है। यह परिवार नियोजन की एक विधि है। इसमें स्त्री की अंडवाहिनी को काटकर बांध दिया जाता है, जिससे अंडाणु गर्भाशय में नहीं आ पाते हैं और निषेचन नहीं हो पाता है। इस क्रिया को ट्यूबोक्टॉमी कहते हैं। अब दूसरा है वैसेक्टॉमी। यह भी परिवार नियोजन की एक विधि है। इसमें पुरुष की शुक्राणु नलिका को काटकर बांध दिया जाता है, जिससे शुक्राणु स्खलन के समय नहीं निकलते हैं और निषेचन नहीं हो पाता है। इस क्रिया को वैसेक्टॉमी कहा जाता है। अब देखिए एमनियोसेंटेसिस, ये अक्सर आने वाला क्वेश्चन है इस चैप्टर से। तो एमनियोसेंटेसिस क्या है, इस तकनीक को समझाना है। तो जितने नंबर का आए उतना आपको लिखना है। थोड़ा सा 1-2 नंबर का आए तो परिभाषा भर लिख दीजिए, 3 नंबर का आए तो थोड़ा और इसके कारण माने इससे हम क्या पता लगाते हैं वो सारी चीज़ें लिख दीजिए। तो देखिए एमनियोसेंटेसिस भ्रूण परीक्षण की एक तकनीक ही है। इसको उल्ब वेधन भी बोलते हैं। यदि आपको हिंदी जब समझ में ना आए तो अंग्रेजी की लाइन देखना, तो आपको एमनियोसेंटेसिस मिल जाएगा, जिसमें सर्जिकल सुई द्वारा मादा के गर्भाशय से एमनियोटिक द्रव को शरीर से बाहर निकाला जाता है और एमनियोटिक द्रव में उपस्थित कोइटस कोशिका का संवर्धन किया जाता है और इसका गुणसूत्रीय परीक्षण करके निम्न बातों का पता लगाया जाता है। तो सिंपल सा है कि मानव के गर्भाशय से, मादा गर्भाशय से द्रव लेते हैं, उसको शरीर के बाहर निकालते हैं, उसमें जो कोशिकाएं उपस्थित होती हैं उसका संवर्धन करते हैं और इसके बाद गुणसूत्र का परीक्षण करते हैं। जब गुणसूत्र का परीक्षण करते हैं तो इन चीज़ों का हम पता लगा सकते हैं। गुणसूत्री असामान्यता माने गुणसूत्र यदि सही नहीं है, जैसे डाउन सिंड्रोम है, फिलोडेल्फिया सिंड्रोम है, एडवर्ड सिंड्रोम है, और तरह तरह के कोई बीमारी हो सकती है उसका हम पता लगा सकते हैं, जो जेनेटिक बीमारियां होती हैं। उपापचयी अनियमितताओं का पता लगा सकते हैं, जैसे पीकियो, क्रिटेनिज्म, एल्केप्टोन्यूरिया। लिंग के भ्रूण का हम भ्रूण जो भ्रूण का है उसके लिंग का हम परीक्षण कर सकते हैं। इस तरह से इसका उपयोग किया जाता है। अब देखिए अगला प्रश्न है, थोड़ा सा कम आता है, ये कॉमन प्रश्न है, अपने से भी परीक्षा में लिख सकते हैं। मानव जनसंख्या वृद्धि के सामाजिक कारण समझाइए। तो देखिए इसका कारण क्या है, समाज का अशिक्षित होना, निम्न सामाजिक स्तर होना, समाज में विभिन्न प्रकार की कुरीतियां होना, विभिन्न प्रकार की सामाजिक मान्यताएं होना, कम उम्र में विवाह करना, क्योंकि उम्र के पूर्वार्ध में प्रजनन क्षमता अधिक होती है। फिर है निम्न सामाजिक स्तर के कारण मनोरंजन का अभाव होना, सामाजिक मान्यताएं जैसे पुत्र रत्न की प्राप्ति से मोक्ष मिलता है, सामाजिक पिछड़ापन। इस तरह से आप कई कारण इसमें जनसंख्या वृद्धि के दे सकते हैं। फिर देखिए एक प्रश्न था जो आपके एनसीईआरटी बुक में भी है, क्या विद्यालयों में यौन शिक्षा आवश्यक है? यदि हाँ तो क्यों? तो देखिए उत्तर है हाँ, विद्यालयों में यौन शिक्षा आवश्यक है ताकि छात्र छात्राओं को यौन संबंधी विभिन्न पहलुओं के बारे में फैली हुई भ्रांतियों, यौन संबंधी गलत धारणाओं से छुटकारा मिल सके। बच्चों को जननांगों, किशोरावस्था एवं उससे संबंधित परिवर्तनों, सुरक्षित और स्वच्छ यौन क्रियाओं, यौन संचारित रोगों एवं एड्स की जानकारी देना विशेष रूप से किशोर आयु वर्ग के में जनन संबंधी स्वास्थ्य जीवन बिताने में सहायक होती हैं। तो ये भी एक कॉमन क्वेश्चन है कि यहाँ पर हम जो यौन संबंधी भ्रांतियाँ हैं, गलत धारणाएँ हैं, जननांगों का विकास है, उनका सुरक्षित उपचार है, स्वच्छ क्रियाएँ कौन-सी होती हैं, एड्स कैसे होता है,
ये यौन संबंधी जो संचारित रोग हैं वो कैसे फैलते हैं, कैसे उनसे बचा जा सकता है, इन सभी जानकारियों को विद्यालय में बच्चों को बताना आवश्यक होता है। तो इस तरह से कॉमन क्वेश्चन है, अपने से सोच के भी इसे आप लिख सकते हैं। अब यहाँ प्रश्न 7 है, जनन ग्रंथि को हटाना गर्भ निरोधकों का विकल्प नहीं माना जा सकता है, क्यों? तो यहाँ पर देखिए, जनन ग्रंथियाँ जैसे हम लोग वेसोक्टॉमी करते हैं, ट्यूबेक्टॉमी करते हैं, तो एक तरह का ऑपरेशन होता है, इन ग्रंथियों को हम रोक देते हैं। तो क्या ये उचित है कि गर्भ निरोधक गोलियों को खाना ये उचित होता है? तो देखिए, जनन ग्रंथियां संतान उत्पन्न करने वाले अंग हैं। वृषण में शुक्राणु तथा अंडाशय में अंडों का निर्माण होता है। गर्भ निरोधक के लिए स्वस्थ अंगों को शरीर से हटाना उचित नहीं है। इससे मानसिक शारीरिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इससे अच्छा है कि हम गर्भ निरोधक गोलियां का उपयोग करें। इसका कोई शरीर पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है और इनका प्रयोग भी आसानी से किया जा सकता है और ज़रूरत पड़ने पर हम इसे बंद भी कर सकते हैं। इसलिए ग्रंथियों को हटाना अच्छा कार्य नहीं माना जाता है। अब देखिए, 8वां प्रश्न है, उल्ब वेधन, जिसको हम एमनियोसेंटेसिस कहते हैं, एक घातक लिंग निर्धारण प्रक्रिया है जो हमारे देश में निषेधित है। क्या यह आवश्यक होना चाहिए? टिप्पणी लिखिए। बढ़ती मादा भ्रूण हत्या की कानूनी रोक के लिए उल्बवेधन द्वारा भ्रूणी लिंग परीक्षण या निर्धारण पर वैधानिक प्रतिबंध होना उचित है, क्योंकि यह पता चलने पर कि भ्रूण मादा या लड़की है तो चिकित्सीय सगर्भता समापन कराया जाता है। इस प्रकार की प्रवृत्ति से बचना चाहिए, क्योंकि इससे समाज में पुरुष और महिलाओं की संख्या का अनुपात बिगड़ सकता है, जिससे वैवाहिक तथा स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती हैं। अब यहाँ पर अगला प्रश्न है, ये है, बंध दंपतियों को संतान पाने हेतु सहायता देने वाली कुछ विधियों को बताइए। तो यहाँ पर इन विधियों को समझते हैं। तो देखिए कि ये बड़ा प्रश्न है, परीक्षा में इस चैप्टर से ज़्यादा बड़ा प्रश्न नहीं आता, दो, 1-2 नंबर, 3 नंबर इस तरह के प्रश्न आते हैं। तो ये जो मैं बताऊंगा ये टुकड़े टुकड़े में भी आ जाता है, इसलिए आपको समझना है। तो सबसे पहले विधि का नाम समझिए, पात्रे निषेचन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, आईवीएफ इसको बोलते हैं। इस विधि में अंडाणु का निषेचन शरीर से बाहर कराया जाता है। इसके पश्चात स्त्री में भ्रूण स्थानांतरण कराया जाता है। तो इसकी और विधियां हैं, देखिए कैसे स्थानांतरण कराते हैं। तो पात्रे निषेचन में आप जान रहे हो कि अंडाणु है, शुक्राणु है, निषेचन की क्रिया शरीर के बाहर होती है। इस प्रक्रिया को पात्रे निषेचन कहते हैं। फिर देखिए, यहाँ पर इसके स्थानांतरण, भ्रूण स्थानांतरण की विधियां भी हैं। युग्मनज डिंबवाहिनी स्थानांतरण, जिसको हम बोलते हैं जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, और इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं जिफ्ट। तो इस प्रक्रिया में प्रारंभिक भ्रूण को 8 ब्लास्टोमियर तक की अवस्था में स्त्री की डिंब वाहिनी या फैलोपियन नलिका में अग्रिम परिवर्धन के लिए स्थानांतरित किया जाता है। तो पहले निषेचन कराया जाता है पात्रे विधि से, और इसके बाद इस तरह से उसके यहाँ पर डिंब वाहिनी में स्थानांतरण कराते हैं। अब अगला है आंतरगर्भाशयी स्थानांतरण। तो यदि किसी स्त्री में गर्भधारण नहीं हो पाता तो उसकी सहायता के लिए पात्रे निषेचन, मतलब अन्य स्त्री के भीतर ही निषेचन कराने के बाद भ्रूण को उस स्त्री में स्थानांतरित कर दिया जाता है। मतलब जिस स्त्री का गर्भधारण करना है वो गर्भधारण करने में सक्षम नहीं है, तो निषेचन की क्रिया दूसरे स्त्री में हो किया जाता है, और जब वहाँ निषेचन हो जाता है तो उसके भ्रूण को मूल स्त्री में स्थानांतरित कर दिया जाता है। तो इस क्रिया को आंतर गर्भाशय स्थानांतरण, इंट्रायूटेरिन ट्रांसफर, आईयूटी कहा जाता है। फिर देखिए, ये अलग से टिप्पणी में आ जाता है, जैसे जिफ्ट क्या है, पात्रे निषेचन क्या है, 2-2 नंबर में छोटे प्रश्न भी आ जाते हैं। फिर है टेस्ट ट्यूब बेबी, परख नली शिशु, इसको हम ऊपर भी अलग से देख चुके हैं। तो यहाँ देखिए, इस विधि में दाता स्त्री के अंडे और दाता पुरुष के शुक्राणु को प्रयोगशाला में परख नली के भीतर निषेचन कराया जाता है।
तथा निश्चित समय तक अनुरूपी परिस्थितियों में परिवर्धन के बाद अग्रिम परिवर्धन हेतु स्त्री के गर्भाशय में स्थानांतरित कर दिया जाता है और इस विधि द्वारा जन्मे बच्चे को टेस्ट ट्यूब बेबी कहा जाता है। तो अपने शब्दों में आप इसको लिख सकते हो। फिर यहाँ पर अगला है युग्मक आंतर फैलोपियन स्थानांतरण, जिसको हम बोलते हैं गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर गिफ्ट बोला जाता है। तो ये कैसा होता है? जिन स्त्रियों में अंडाणु उत्पन्न नहीं होता किंतु इनमें निषेचन और भ्रूण परिवर्धन के लिए उचित वातावरण होता है, उनमें यह विधि अपनाई जाती है। इसमें एक दाता स्त्री से अंडाणु लिया जाता है तथा उस स्त्री के फैलोपियन नलिका में स्थानांतरित कर दिया जाता है, जिसमें जो है अ, गर्भाशय या गर्भ धारण करने की क्षमता कम होती है, उसमें अंडाशय ट्रांसफ़र करके वहाँ निषेचन करा दिया जाता है। इसके बाद देखिए अगला है कृत्रिम वीर्य सेचन आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन एआई, ये क्या कहलाता है? यदि पुरुष स्त्री को वीर्य सेचित करने में अक्षम हो अथवा उसके वीर्य में शुक्राणुओं की संख्या कम हो, तो ऐसी अवस्था में यह तकनीक अपनाई जाती है। इस विधि में पति अथवा एक स्वस्थ दाता का वीर्य कृत्रिम रूप से स्त्री की योनि में प्रविष्ट करा दिया जाता है। तो इसे गर्भाशय वीर्य सेचन कहते हैं या इंट्रायूटेरिन इंसेमिनेशन कहा जाता है। तो जो ये भी पॉइंट हैं, इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आता है। अलग-अलग पूछेगा गिफ्ट क्या है, टेस्ट ट्यूब बेबी क्या है, इस तरह से छोटे-छोटे प्रश्न भी आते हैं। लेकिन आपसे पूछ दिया जाए इस तरह का बड़ा प्रश्न कि 4 नंबर में आ जाए, बंध दंपतियों को संतान पाने के विधियाँ लिखिए, तो ये सारी विधियों को आप इकट्ठा करके लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर 10वां प्रश्न है, इसको समझते हैं। किसी व्यक्ति को यौन संचारित रोगों की चपेट में आने से बचाने के लिए कौन-कौन से उपाय अपनाने चाहिए? तो देखिए इसमें किसी अनजान व्यक्ति या बहुत से व्यक्तियों के साथ यौन संबंध ना रखें। दूसरा है मैथुन के समय हमेशा कंडोम का इस्तेमाल करें। संक्रमित व्यक्ति का रुधिर किसी अन्य व्यक्ति को न चढ़ाया जाए। पहले से उपयोग किए गए इंजेक्शन व सुइयों का प्रयोग न करें। समलैंगिकता से बचें। यदि कोई आशंका है तो तुरंत ही प्रारंभिक जांच के लिए किसी योग चिकित्सक से मिलें। रोग की पहचान होने पर पूरा इलाज करावें। इस तरह से हम जो है यौन संचारित रोगों से बच सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमको बताना है कि ये वाक्य सही है कि गलत है। गर्भपात स्वतः भी हो सकता है, ये गलत है, सामान्य स्थितियों में नहीं होता है। फिर देखिए बंधता को जीवन क्षम संतति न पैदा कर पाने की अयोग्यता के रूप में परिभाषित किया जाता है और यह सदैव स्त्री की असामान्यताओं दोषों का कारण होती है। ये गलत है, इसमें पुरुष भी दोषी हो सकता है, इसलिए कथन कैसा हो गया? गलत हो गया। इसके बाद यहाँ पर अगला प्रश्न है, यहाँ सही गलत हमको बताना है, व्याख्या नहीं देखना है। एक प्राकृतिक गर्भ निरोधक उपाय के रूप में शिशु को पूर्ण रूप से स्तनपान कराना सहायक होता है, तो ये सही है। इसके बाद यहाँ पर अगला है, देख लेते हैं। लोगों के जनन स्वास्थ्य के सुधार हेतु यौन संबंधित पहलुओं के बारे में जागरूकता पैदा करना एक प्रभावी उपाय है, ये कथन भी सत्य है। तो इस तरह से जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न थे उनको भी मैंने बताया है। तो इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, इनको समझिए, देखिए। वीडियो को वैसे सुन भर लेंगे तो इससे बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएँगी, बन जाएँगी। लेकिन बड़े प्रश्नों को एक बार लिख कर के भी आप देख सकते हैं।